गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 19 अप्रैल और आज के इस सेशन में 19 अप्रैल से संबंधित टॉप 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में। गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट किसने अपनाया है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या फिर बिहार? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल है कि किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत 625 परिवारों को फिर से अपने लापता लोगों से मिलाया गया है? तो आप सभी याद रखेंगे, ऑपरेशन मुस्कान इस समय चलाया जा रहा है हरियाणा पुलिस के द्वारा। तो पूछा जा सकता है ऑपरेशन मुस्कान के बारे में, तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो ऑपरेशन स्माइल या जिसे ऑपरेशन मुस्कान के नाम से भी जाना जाता है, लापता बच्चों का पता लगाने और उनका पुनर्वास करने के लिए गृह मंत्रालय की ये एक परियोजना है। यानी कि ये जो ऑपरेशन मुस्कान है इसका संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये भी आप याद रखेंगे, गृह मंत्रालय से। यह 1 महीने तक चलने वाला अभियान है जिसमें राज्य पुलिस के कर्मचारी लापता बच्चों की पहचान करने और उन्हें बचाने के लिए विभिन्न कार्यों में शामिल होते हैं और उन्हें अपने परिवारों के साथ फिर से जोड़ते हैं। और हाल ही में यह चलाया जा रहा है हरियाणा में, यानी कि हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत 625 परिवारों को फिर से अपने लापता लोगों से मिलाया है। तो याद रखेंगे, राज्य आपसे पूछा जा सकता है और साथ ही में ऑपरेशन मुस्कान के बारे में भी आपको याद रखना है। अब डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेशन लेटेस्ट करेंट अफेयर जो कि सुर्खियों में रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था। भारत द्वारा यहाँ पर कौन सा अभियान चलाया गया था और जिसे क्या नाम दिया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त, ये आपको याद रखना है, आगामी परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है। ऑपरेशन अलर्ट का संबंध किससे है? तो इसे चलाता है बीएसएफ। खबरों में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन जो ऑक्टोपस है ये राष्ट्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा चलाया गया था। जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है ना, इसके द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन गियर बॉक्स को चलाया था राजस्व खुफिया निर्देशालय ने। तो ये भी आप याद रखेंगे। और ऑपरेशन अगर नार्कोस आपसे पूछता है तो याद रखेंगे रेलवे सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को चलाता है। इसके अलावा आरपीएफ और भी ऑपरेशन चलाता है, जैसे ऑपरेशन आहट आप याद रखेंगे। ऑपरेशन आहट का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो पीड़ितों, विशेष रूप से महिला और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने के लिए इसे चलाया जाता है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और ऑपरेशन सतर्क और ऑपरेशन उपलब्ध, ये सभी कौन चलाता है? तो ये आरपीएफ के द्वारा ही चलाए जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो दूध क्रांति से ये संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। तो ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन गंगा, जिसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि ऑपरेशन गंगा कहाँ पर चलाया गया था। बाकी आप ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन दोस्त के बारे में याद रखेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। और साथ ही में इस क्लास की जो पीडीएफ है वो बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ के अलावा जीके जीएस के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको कराए जाते हैं। और साथ ही में करंट से संबंधित जो अपडेट होता है महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, वो भी ईजिली आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। अगला सवाल डिस्कस करेंगे कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी याद रखेंगे, विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। अब इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है कि 2023 में जो विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या है? तो याद रखेंगे विरासत परिवर्तन इस बार की इसकी थीम है। और कब मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इसे स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक धरोहर की विविधता का जश्न मनाना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के मूल्य की पहचान को बढ़ावा देना, ये इसका विशेष उद्देश्य है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी पॉइंट। जैसे कि पूछा जा सकता है कि जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस में आता है। पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। और याद रखेंगे आगामी जो ओलंपिक गेम है वो कहाँ पर होने वाले हैं? फ्रांस में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है ऑद्रे अजोले। इसके अलावा आप सभी को ज्ञात होगा, ये 2022 की न्यूज़ है कि वडनगर शहर सूर्य मंदिर यानी कि जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, ये दोनों ही गुजरात में आते हैं। और इसके अलावा रॉक कट मूर्तियाँ जिन्हें हम कहते हैं उनाकोटी, ये आती हैं त्रिपुरा में। और 2022 में फ्रेंड्स है ना, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ से अगर जीके का क्वेश्चन बनाएं तो रॉक कट मूर्तियाँ उनाकोटी ये आपसे पूछी जा सकती हैं कि ये कहाँ पर हैं। तो ये आती हैं त्रिपुरा राज्य में। डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक जो दिवस है ये कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस ये 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। गांधी जयंती या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। विश्व प्रकृति दिवस ये कब मनाते हैं? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। और साथ ही में आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि डॉल्फिन डे कब मनाते हैं। अगला सवाल डिस्कस करेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बाढ़ पुनर्वास के लिए बांग्लादेश को कितने मिलियन डॉलर ऋण देगा। यानी कि जो एशियाई डेवलपमेंट है ना, ये बाढ़ पुनर्वास के लिए बांग्लादेश को कितना लोन देने वाला है। तो याद रखेंगे 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर किसे दिया जाएगा? तो ये बांग्लादेश को दिया जाएगा एडीबी के द्वारा। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। देखिए बांग्लादेश के पूर्वोत्तर हिस्से में मई जून 2022 में विनाशकारी बाढ़ आई थी। पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयासों में मदद करने के लिए यह ऋण दिया जा रहा है। किसको? बांग्लादेश को। एडीबी और बांग्लादेश सरकार के बीच इस ऋण समझौते पर ढाका में हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। वहीं बात की जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना होती है 19 दिसंबर 1966 में। और इसका मुख्यालय महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद रखना है, मनीला फिलीपींस में आता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो इसकी घोषणा हाल ही में आरबीआई के द्वारा की गई थी। किस कंपनी को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए द्वारा एडीटी बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी लिमिटेड को। भारत, फ्रांस और किस देश ने हाल ही में त्रिपक्षीय ढांचे के तहत सहयोग के क्षेत्रों की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की थी? तो आप सभी जानते हैं ये श्रीलंका को दी गई थी। अगला सवाल, भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? याद रखेंगे आयोजन हुआ था इसका कजाकिस्तान यानी कि अस्ताना में। और भारत ने इसमें कुल 14 मेडल जीते हैं। यानी कितने पदक जीत लिए हैं? तो 14 पदक भारत ने जीते हैं। और ये 36वां संस्करण था जिसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया था। इसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं जो कि भारत ने जीते हैं। वहीं पदक तालिका में अगर बात की जाए तो याद रखेंगे भारत 7वें स्थान पर रहा है पदक तालिका में। ठीक है, शीर्ष पर रहा है कजाकिस्तान, इसके बाद सेकंड है जापान और थर्ड पर आता है ईरान। तो आयोजन अगर पूछे तो याद रखेंगे कजाकिस्तान में हुआ है। अब डिस्कस कर लेते हैं स्पोर्ट्स लेटेस्ट करेंट अफेयर। तो स्पोर्ट्स लेटेस्ट करेंट अफेयर में आप याद रखेंगे डेविड वार्नर आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। एलेक्जेंडर सेफरिन 2027 तक निर्विरोध यूईएफए के अध्यक्ष चुने गए हैं।
पेरू को 2023 फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। भारतीय पुरुष महिला ने चौथा एशियाई खो खो खिताब जीता है। रूसी सुपरस्टार डेनिल मेदवेदेव ने मियामी ओपन 2023 का जो पहला खिताब है ये अपने नाम किया है, यानी कि ये खिताब इन्होंने जीत लिया है। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं साकिब अल हसन। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान जिनका नाम है टिम पेन, इन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपको याद विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा देश बना है? फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है सीरिया। अब आप सोच रहे होंगे ये नार्को स्टेट क्या है, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बना है, तो सीरिया बन गया है। देखिए, नार्को स्टेट का मतलब उस देश से है जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है, यानी कि वहाँ की जो इकोनॉमी है, यानी कि उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर है, तो नशे के निर्यात पर वहाँ की अर्थव्यवस्था निर्भर है। और इसके अलावा आप याद रखेंगे कि इसे कैप्टागन या गरीबों का कोक भी कहा जाता है। ठीक है, नशे के निर्यात से होने वाली कमाई का सीरिया के विदेशी मुद्रा में 90% का हिस्सा है। कैप्टागन एक टैबलेट है, जैसा कि आप सभी इस पिक के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, ये कुछ इस प्रकार की दिखती है कैप्टागन, और इसका निर्यात बड़ी मात्रा में करता है कौन? सीरिया। तो कैप्टागन एक टैबलेट है जो एम्फेंटीन और कैफीन से बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दवा के आयात, निर्यात और सेवन पर प्रतिबंध लगा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चूँकि कैप्टागन एक प्रतिबंध दवा है, ऐसे में इसे स्मगलिंग के जरिए निर्यात किया जाता है। किसके द्वारा? सीरिया। यहाँ बनने वाली दवाएं खास तौर पर खाड़ी देशों को निर्यात की जाती हैं। तो याद रखेंगे कौन सा देश बना है? सीरिया बन गया है, पूछा जा सकता है ना। तो सीरिया की लोकेशन अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, ये है टर्की। टर्की के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा सीरिया, ये है सीरिया। सीरिया से पहला सवाल तो यही याद रखेंगे, मेडिटेरियन सी से सीरिया की सीमा लगती है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है। सीरिया की लोकेशन महत्वपूर्ण है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है और यहाँ की आधिकारिक भाषा है अरबी। सीरिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो बशर अल असद है, और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं हुसैन नारसूर। तो इतनी जानकारी आप सभी को सीरिया के बारे में याद रखनी है। अगला सवाल, हाल ही में मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की गणना कहाँ की गई है? तो जो मैंग्रोव पिट्टा पक्षी है ना, इसकी गणना की गई है उड़ीसा में। डिटेल से चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले पिट्टा पक्षी को आप सभी पिक में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो उड़ीसा के 2 तटीय जिलों केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर में मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की गणना की गई, जिसमें 179 पक्षी पाए गए हैं। और मैंग्रोव पिट्टा पक्षी लगभग खतरे में है और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में ही यह पाया जाता है। अच्छा, गणना कैसे की जाती है? तो पक्षियों की गिनती प्रत्यक्ष दृष्टि से और उनकी चहचहाहट से होती है, ये आप याद रखेंगे। विटनकनिका जो नेशनल पार्क है, इसके अंदर महीपुरा नदी के मुहाने के पास मैंग्रोव में पाए जाने वाले 179 अलग अलग मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की गिनती की गई है। तो जो वितनकनिका नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर आता है? तो ये उड़ीसा में आता है। लेटेस्ट करेंट अफेयर में याद रखेंगे कि किस राज्य सरकार ने आर्द्रभूमि प्रजातियों को प्रदर्शित करने हेतु केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव किया है? तो ये किया गया था राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। खबरों में रहा दीपोर बिल वेटलैंड कहाँ पर है? ये असम में है, जो कि सुर्खियों में रहा था। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी कि ग्रेट इंडियन वेस्टर्न क्षेत्र में विद्युत लाइनों का विनिर्माण 2023 किसने जारी किया है? तो इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया था। किसने लुप्तप्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बचाव के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करने की सलाह दी है? तो ये सलाह गवर्नमेंट को किसने दी थी? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। अगला सवाल, अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आप याद रखेंगे, अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवर्ष राज्य के विभिन्न हिस्सों में 100 से अधिक शव बरामद किए जाते हैं जो डेटा और पहचान योग्य वस्तुओं की कमी के कारण अज्ञात रहते हैं। सरकार को इस पहल से अज्ञात शवों की पहचान करने में मदद मिलेगी। तो ये राज्य आपको याद रखना है, नाम पूछा जा सकता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे, जैसे कि देश का पहले में आप याद रखेंगे कि एनसीईआरटी ने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक जिसका नाम है परख, ये लॉन्च किया है। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है और ये आता है केरल में। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सिस्टम ड्रोन विकसित किया है। याद रखेंगे जो 5G सक्षम ड्रोन ये किसने विकसित किया है, तो इसे विकसित किया गया है आईजी ड्रोन्स के द्वारा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलांग में की जाएगी। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ये कहाँ पर खुला है, तो ये खुला है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है, तो संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत गिरिराज सिंह जी के द्वारा की गई है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो यह सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के तहत लाकर सीमांत ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने में मदद करेगा। आगे याद रखेंगे आप सभी कि किस मंत्रालय द्वारा युवा संगम जो पोर्टल है इसका शुभारंभ किया गया था, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये नताशा को मिला है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है डॉग पैगी मोहन। अगला सवाल, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स इसकी लॉन्चिंग की गई है टोयोटा के द्वारा। तो ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसे बेंगलोर शहर के ग्राहकों के लिए फिलहाल लॉन्च किया गया है। यह एक ऑनलाइन खुदरा बिक्री मंच है जो ग्राहकों को अपने घर से अपने पसंदीदा टोयोटा मॉडल की बुकिंग, खरीद और डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि आप ऑनलाइन ही बुकिंग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और आपकी डिलीवरी भी सुविधाजनक आपके घर पर हो जाएगी। ये इससे संबंधित है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल है कि एप्पल कंपनी ने अपना पहला जो स्टोर है ये किस शहर में लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एप्पल कंपनी का पहला स्टोर खोला गया है मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। याद रखेंगे आप सभी। और कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि जो सीईओ हैं वर्तमान में, इनका नाम है टिम कुक। इन्होंने खुद ग्राहकों का स्वागत किया। कहाँ पर? मुंबई में। और इसके बाद सेकंड जो खोला जाएगा ये दिल्ली में खोला जाएगा। पहला कहाँ खुला है, तो मुंबई में खुला है और दूसरा खुलेगा दिल्ली में। तो ये आप याद रखेंगे। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट किसने अपनाया है, तो ये जल बजट अपनाया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं स्टैटिक जीके जीएस में। आज हम रिवीजन करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के सिद्धांत पर आधारित है, सहकारी संघवाद पर। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये नाम आपको याद रखना है, अरविंद पंगाड़िया। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बैरी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। योजना आयोग के नए स्वरूप का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो नीति आयोग कर दिया गया है। कल के सेशन का रिवीजन कर लेते हैं कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसने दिए हैं? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा निर्मित पूंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये मोजाम्बिक में किया गया है। इंडिया स्टील 2023 ये कहाँ पर होने वाला है फ्रेंड्स? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में होगा। भारत ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन जो केंद्र है ये खोला है? तो याद रखेंगे, ये बांग्लादेश में खोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय विकेट्स अलायंस का जो संस्थापक सदस्य है कौन सा देश बन गया है? नेपाल बन गया है।
आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है केएल राहुल, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। भारत सरकार के वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। भारत का सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? तो ये नेपाल में बनाने जा रहा है। डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसका आयोजन गोवा में किया गया था। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की जो 100वीं बैठक है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह बैठक हो रही है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? तो यह हाल ही में जर्मनी के द्वारा बंद कर दिए गए हैं। तो ये था कल का करेंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो एक बार कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। अब कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे, आंसर देख लेते हैं कि जो एलिबेट का 26वां संस्करण है, ये कहाँ पर हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दुबई में। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका प्रमुख सिद्धांत और दर्शन है? तो इसका संबंध जैन धर्म से है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है? तो इसका संबंध भी जैन धर्म से है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं, आंसर करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन ने किसे अपना एम्बेसडर बनाया है? महाअधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उन्हें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स लिखने से चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।